Hello and welcome to the second part of Rise of Nationalism in Europe. Now, what I'm doing is basically मैं अभी हम ये चैप्टर खत्म करते हैं. उसके बाद जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में. बेसिकली मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में इस चैप्टर से आ चुके हैं वो हम कवर कर लेंगे सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर तुम लोगों को नहीं आता होगा. ठीक है. सो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये पूरा टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करते हैं. उसके बाद शुरुआत के कुछ टॉपिक्स के मैंने आंसर्स इस पीडीएफ में शेयर किए हैं. तुम लोग क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो इजी हो जाएगा आंसर लिखने में. इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है. So let me start now. So romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through war and territorial expansion. Culture play an important role in expanding, creating the idea of national nation. ठीक है. So कई बार हम लोग सोचते हैं कि वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही हमें नेशनलिज्म की फीलिंग एरोज कर सकते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं है. कई बार कल्चर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे आर्ट है, पोएट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है. इनके जरिए भी हम नेशनलिस्ट की मतलब लव फॉर नेशन की जो फीलिंग है वो एरोज कर सकते हैं. नाउ डेफिनेशन अगर रोमांटिसिज्म की अगर ये आती है तो ये आएगी एमसीक्यू में. रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट. ठीक है. सो ये रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन है. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. उन्होंने जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन और साइंस है उसको क्रिटिसाइज किया था. ठीक है. एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग. उन्होंने कहा था कि हम इमोशंस पे काम करें. ठीक है. इंट्यूशंस पे एंड मिस्टिकल फीलिंग कि हमको मुझे ये फीलिंग हो रही है, ऐसा होना चाहिए ना. इन्होंने एक जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है. जब अभी हम मार्किंग स्कीम में डिस्कस करूंगी तो ये सारे पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं. ठीक है. ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल थ्रू डास वॉक. It was through folk song, folk poetry, folk dance that the true spirit of national was popularized. So ये जो जर्मन फिलोसफर था इसने कहा कि फोक सॉन्ग के जरिए, फोक पोएट्री के जरिए, फोक डांसेस के जरिए जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है हम एराइज कर सकते हैं. सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अ नेशन बिल्डिंग. अगर हमको नेशन बिल्डिंग करना है, हमको नेशनलिज्म की फीलिंग एरोज करना है तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल कर सकें. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also carry the modern nationalist message to large audience also. उसने कहा कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या हम थ्रू लोकल लैंग्वेज के जरिए भी नेशनलिस्ट की फीलिंग एराइज कर सकते हैं. जी हाँ, थ्रू लोकल लैंग्वेज के जरिए भी नेशनलिस्ट की फीलिंग एराइज कर सकते हैं और हम लार्ज ऑडियंस को भी एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है. लार्ज ऑडियंस को मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा टाइम था जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर इलिटरेट, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था. तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि आप अपनी कंट्री के लिए कैसे फाइट करोगे. सो यही है, पोएम है, स्टोरी है, म्यूजिक है, इसके जरिए आप उनको मोटिवेट कर सकते हो. दिस वाज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड which has been partition at the end of 18th century by the great power रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पोलैंड का. पोलैंड को जो था एंड ऑफ 18th सेंचुरी में ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशियन, ऑस्ट्रिया ने उसको पार्टीशन कर दिया था. इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी. पोलैंड नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम पे. ठीक है. तो नेशनल फीलिंग वाज केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. अब पोलिश लैंग्वेज कंट्री को अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दिया था. उसका मेजर पार्ट था वो रशिया के पास था. तो इन लोगों ने अपनी फीलिंग को मरने नहीं दिया. इन्होंने थ्रू लैंग्वेज और म्यूजिक अपनी जो फीलिंग था उसको अलाइव रखा कि हम पोलिश लैंग्वेज हैं, आज नहीं तो कल हम अपना एक कंट्री अलग से बनाएंगे. Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his opera and music. ये इन्होंने कैरोल कुरपेंस्की की दी है कि ये अपनी जो नेशनल स्ट्रगल था उसने ओपेरा और म्यूजिक के जरिए सेलिब्रेट किया, मतलब लोगों को मोटिवेट किया. टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल. जो पोलिश का जो नेशनल डांस था उनका, जैसे पोलोनाइज था, मजूरका था, उसको नेशनल सिंबल की तरह यूज किया.
ठीक है। हम किसी चीज को एज अ सिंबल भी यूज कर सकते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग एरोज करने के लिए। जैसे हम इंडियंस जब फ्रीडम फाइटिंग करते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो हम वंदे मातरम सॉन्ग गाते थे, ठीक है। तो वो भी एक नेशनलिस्ट सिंबल हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। यहाँ पे लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है रशिया के अंडर में जब पोलैंड था, तो रशिया ने पोलैंड के जो लोग थे उनको पोलिश लैंग्वेज यूज करने को मना किया था। स्कूल में पोलिश लैंग्वेज यूज नहीं किया सकती थी। इवन चर्च में जो प्रीस्ट थे, जो मैसेजेस देते थे, वो भी रशियन लैंग्वेज में उन्होंने बोला था वो पोलिश लैंग्वेज में नहीं देंगे, ठीक है। सो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, ठीक है। हर जगह रशियन लैंग्वेज इम्पोज हो गई। इन 1831 एन आर्म रिबिलियन अगेंस्ट रशिया रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश। 1831 में रशिया के अगेंस्ट में जो पोलिश वाले लोग थे उन्होंने एक आर्म रेवोल्यूशन किया, वो भी क्रश हो गया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्लर्जी थे, क्लर्जी मीन्स होता है प्रीस्ट, जो पोलिश प्रीस्ट थे, जो चर्च में जो गैदरिंग में जो सेरेमनी देते थे, जो मैसेजेस देते थे, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज में देना शुरू किया। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड द बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया। अब रशिया ने क्या किया, बहुत सारे जो प्रीस्ट और बिशप्स थे, जो पोलिश बिशप्स थे, प्रीस्ट थे, उनको साइबेरिया भेज दिया बाय द रशियन अथॉरिटी एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं करेंगे। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेट, ठीक है। तो हम अब पोलिश लैंग्वेज को हम देख सकते हैं कि ये जो पोलिश थे, उन्होंने जो रशियन लैंग्वेज को यूज करने से मना कर दिया, ये भी एक सिंबल ऑफ अगेंस्ट उनके फ्रीडम फाइटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस जो है इन्होंने शेयर कर रखे हैं। मैं ये फर्स्ट एक क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में चेंज कर करके यूज आता है, ठीक है। बेसिकली ये जो रोमांटिसिज्म है ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट शुरू करता है यूरोप में। सो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, जो शुरुआत होता है वही है, एंड इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग पे उन्होंने emphasize करना शुरू किया। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past, and the basis of a notion. Other romantics, such as German philosopher John Gottfried Herder, claimed that the true German culture was to be discovered among the common people through Das Walk. It was through folk song, folk poetry, and folk dances that true spirit of nationalism can arose. Collecting and recording these form culture was essential to the project of national building. आप अपने इस फोक डांस कल्चर को प्रोटेक्ट करके रहोगे, जिससे फ्यूचर में आपका नेशनल बिल्डिंग के लिए हेल्प करेगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये दोनों लर्न कर लेते हो तो एटलीस्ट रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक रेडी हो जाएगा। सो कल्चर प्लेड एन important रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप ड्यूरिंग द अर्ली 19th century. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब जो कल्चर था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये रोमांटिसिज्म नहीं बात कर रहे हैं, ये कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन और दोनों आंसर शेयर किए हैं, जिससे कि यू आर पीपल आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। So culture played an important role in creating the idea of nation. Art, poetry, stories, and music help express and shape national feeling. ठीक है। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, ठीक है। सो रोमांटिसिज्म था वो एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था। अब कल्चर में तुम्हारा आता है स्टोरी, पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट, जो कि एक नेशनलिस्ट फीलिंग एरोज कर सकते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ, अब ये वहीं से ऊपर वाले से फिर से शुरू हो जा रहा है। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट एज बेसिस ऑफ एन ओशन। अदर रोमांटिक आर्टिस्ट, अब इन्होंने जर्मन फिलोसफर जॉन गॉडफ्राइड का ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसके बाद फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री की बात कर रहे हैं। एम्फोसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में बेसिकली ये पोलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनल मैसेज टू लार्ज ऑडियंस. In Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by Russia, Prussia, and Austria, national feeling were kept alive through music and language. So basically इसमें हम देखते हैं कि कल्चरल का जो क्वेश्चन है, ये इसमें 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई भी 5 पॉइंट रेडी कर लेना, सो दैट बोर्ड एग्जाम में यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, एंड यू नो द आंसर। सो कोई भी 5
पॉइंट कर लोगे तो ये टॉपिक है जो तुम्हारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट 1830, और उसके बाद हम बात करेंगे 1848 की। ठीक है, सो नाउ ये जो क्वेश्चन जो इसमें से आता है कि 1830 में यूरोप की कंडीशन क्या थी और लोगों ने रिवोल्ट फरवरी 1848 में रिवोल्ट क्यों किया। ठीक है, सो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट मैं शुरुआत करती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको मैं डिस्कस करती हुई चलूंगी, जिससे कि तुम्हारा जो चैप्टर है वो एक सॉलिड, पूरी सॉलिड तरीके से रेडी हो जाएगा। द 1830 ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, जो 1830 का ईयर था वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था, मतलब लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, खाने के लिए नहीं था, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड थे लोग, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। अब हार्डशिप क्यों थी? हार्डशिप इसलिए थी कि अचानक यूरोप की पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया था बहुत। ठीक है, करीब करीब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज इसमें जो हम अगर 11th में ह्यूमैनिटीज लोगे तो उसमें बताता है कि क्या होता है कि लॉन्गर समर ड्यूरेशन होने लगते हैं, प्रोडक्शन अच्छा होने लगता है, लोगों को काफी न्यूट्रिशियस फूड मिलते हैं, जिससे कि उनके लाइफ का जो स्पैन है वो बढ़ जाता है। देयर वर मोर सीक ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। अब रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ओबियसली गवर्नमेंट उस हिसाब से तो जॉब क्रिएट नहीं करेगी, तो मोर सीकर ऑफ जॉब्स थे देन एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर नहीं पा रही थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटी टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। ये एक ऐसा टाइम था कि यूरोप में स्लम का डेवलपमेंट हुआ, लोग गांव से, रूरल एरिया से सिटी की तरफ मूव करना शुरू किए, क्योंकि गांव में तो कोई जॉब था नहीं लोगों के पास, तो उन्होंने लगा शायद सिटी में कोई जॉब मिल जाएगा तो हम लोग कुछ सरवाइव कर पाएंगे। और अचानक जब बहुत सारे लोग सिटी की तरफ मूव करते हैं तो सिटी में उतने घर तो होते नहीं है, सो ओबियसली स्लम का डेवलपमेंट होगा। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, जो टाउन एरिया में थे, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंग्लैंड के जो मशीन मेड चीप गुड्स थे वो काफी सस्ते थे, काफी फाइन थे, इनके हैंडमेड गुड्स थे वो कोर्स थे, कोर्स मीन्स रफ होते हैं, और काफी एक्सपेंसिव थे, तो ऑब्वियसली लोग सस्ते कपड़े खरीदेंगे। रिजल्ट हुआ कि जो छोटे छोटे जॉब्स वाले थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वाले थे ना, इनको अपनी इंडस्ट्रीज शट डाउन करनी पड़ी, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स। दिस वॉज स्पेशली इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो टेक्सटाइल में हुआ था। इन दोज रीजन ऑफ द यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligation। ये एक ऐसा टाइम था कि जो यूरोप के जो एरिस्टोक्रेट थे बड़े मजे में रह रहे थे, उनके पास पैसे थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ, और जो पीजेंट्स थे, बेचारे पुअर फार्मर्स थे, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। फिडुअल ड्यूज मीन्स जो उनके लॉर्ड्स थे, उनसे उन्होंने जो पैसे लिए थे वो उसके अंडर में ऑब्लिगेशंस, मतलब होता है कि मैंने अगर तुमसे पैसे लिए तो मैं तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा। पीजेंट्स के संग ऐसे कुछ था, उन्होंने लॉर्ड से फ्री ऑफ पैसे लिए थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए काम किया करते थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड द सिटी। अगर किसी साल बैड हार्वेस्ट होता है, गंदा मतलब अच्छा सा प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, या फिर हार्वेस्ट खराब हो जाती है, तो रिजल्ट होता था कि वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, और फिर लोग खूब सारे मरने लगते थे। ठीक है, वो ये कंडीशन थी 1830 तक यूरोप की। द ईयर 1848 was one such year फूड शॉर्टेज। अब ये बात करते हैं कि 1848 का एक ऐसा ईयर था जिस वक्त की फूड शॉर्टेज थी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ पेरिस वाज आउट ऑन द रोड, लोग थे पेरिस के वो सड़कों पे आ गए थे किंग के अगेंस्ट में। रिजल्ट ये हुआ कि जो किंग लुइस फिलिप था वो कंट्री छोड़ के भाग गया, जब उसने इतने सारे लोगों को सड़क पे देखा। ठीक है, फिर चेंजेस आफ्टर द रेवोल्यूशन, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, granted suffrage to all the adult male and guaranteed the, बेसिकली हम ये फ्रांस की बात कर रहे हैं, जब लुइस फिलिप
कंट्री छोड़ के भाग गया तो वहां पे नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, फिर फ्रांस के हर एडल्ट मेल को जो 21 ईयर्स एंड अबव था उसको सफरेज वोटिंग राइट्स मिले। गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क गारंटी दिया कि हम हर किसी को जॉब प्रोवाइड करेंगे। और फिर उन्होंने नेशनल वर्कशॉप्स एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह जगह वर्कशॉप स्टैब्लिश किए जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये जो सिलीसिया है, सिलीसिया का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको एक बार रीड कर लेना। मैं सिलीसिया से कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो आता है 1830, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये बोर्ड में एग्जाम में आ जाएगा, ये आएगा या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में से एक आएगा। ठीक है, सो द 1830 वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट। सेम चीज है कि 1830 में यूरोप में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप थी, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है और ये हो सकता है फिर से आ जाए। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जो मैंने अभी डिस्कस किया है, सेम वही चीज है। बहुत लंबा बार बार रिपीट नहीं करूंगी जिससे रिजल्ट, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। In most countries, there were more seeker of job than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Small producers in towns were often faced stiff competitions. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed the power, the rise of food prices or or a year of bad harvest led to widespread pauperism in the town and country. तो ये जो फर्स्ट पैसेज हमारा ये है, बेसिकली उसी से रिलेटेड पूरा का पूरा पॉइंट उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ये बोर्ड आंसर्स हैं, प्लीज इसी तरीके से लर्न कर लेना। आई कैन एश्योर यू विल गेट फुल मार्क्स, पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो 1830 वाज अ ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एक्सप्लेन। याद रखना 1830 में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स थी, और सपोर्ट द स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, ये हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ये अलग से पोलैंड वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। हाउ हैड द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज कम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन इन 1830? ये 1931 नहीं होगा, बेसिकली 1831 होगा। कई बार वो बोर्ड में ईयर्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो पोलिश लैंग्वेज है वो कैसे उन्होंने सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन, सेम चीज है। अब ये वही चीज है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ये कई बार, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को इतने सारा ज्यादा डिवाइड इसलिए कर दिया है कि यू शुड हैव एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि जैसे ही सामने क्वेश्चन आएगा, यू नो व्हाट यू हैव टू राइट, मुझे आंसर कैसे लिखना है। सो पोलैंड वाज पार्टीशन बाय ग्रेट पावर। ठीक है, इवन दो पोलैंड डिड नॉट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। सेम, अगर मार्किंग स्कीम देखोगे तो बुक के पॉइंट्स उतार के उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिख दिए हैं। After Russian occupation, Polish language was forced out of school and Russian language was imposed everywhere. 1831, an armed rebellion against Russia rule took place, which was ultimately crushed. Polish was used in church, and उसके बाद जो Russian थे against Russian domination. So symbol of Russia language was against a Russian domination. ठीक है, so please इसको एक बार देख लेना। एक बार मेरे ख्याल से अगर ध्यान से कर लोगे तो you can write your answer। बहुत ऐसी कोई ट्रिकी चीज नहीं है विच यू कैन नॉट राइट। इस क्वेश्चन को हम पहले आगे टॉपिक कवर करेंगे, फिर मैं आई एम कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन। द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है, इसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, so parallel to the revolt of the poor, unemployment and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by educated middle class was under the way. ठीक है, अब जैसे उसने बोला था ना कि ड्यूक मेटर्निक ने बोला था, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस में रिवोल्ट तो शुरू हो गया था, रिजल्ट हुआ कि धीरे धीरे बाकी कंट्रीज के लोगों ने भी रिवोल्ट करना शुरू किया। दे ऑल्सो वॉन्टेड हैव अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So events of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed. 1848 की इवेंट की वजह से फ्रांस में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। In other part of Europe, where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of other liberal middle classes combined their demand for constitutional with nation unification.
अब जो जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था, ऑस्ट्रो हंगेरियन था, बाकी कंट्रीज में लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state. क्योंकि उस टाइम चारों तरफ तो दंगे चल ही रहे थे, लोगों में काफी अनरेस्ट था, उन्होंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। ठीक है, और फिर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। डिमांड्स क्या क्या थे उनके? क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट प्रिंसिपल, ये मार्किंग स्कीम में आ रहा है इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो रिपब्लिकन्स की क्या क्या डिमांड्स थी? द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट प्रिंसिपल, उन्होंने बोला था कि हमें एक नेशन स्टेट चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की डिमांड की। ठीक है, in the German region, a large number of political associations whose members were middle class professional, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. अब यहाँ पे ये जर्मनी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जर्मनी में क्या हुआ है कि जित बहुत सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा ना कि लॉयर्स, टीचर्स, ऑल आर मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिस्ट्स थे, सारे के सारे फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे होते हैं। ठीक है, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब उन्होंने बोला कि हम जर्मनी की एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली होगी। और रिजल्ट ये होता है, और 18th of May 1848, 831 elected representative march in a festive procession to take their place in Frankfurt Parliament, convened in the Church of Saint Paul. अब क्या होता है, 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक फेस्टिव प्रोसेशन, मतलब वो आगे आगे चल रहे होंगे, बाकी सारे जर्मन उनके पीछे पीछे चल रहे होंगे, और वो फ्रैंकफर्ट में जाके पार्लियामेंट में, बेसिकली वो सेंट पॉल चर्च होता है। ठीक है, वहां पे जाके इकट्ठा होते हैं 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बाकी सारे भी जर्मन लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। बेसिकली ये चर्च होता है, सेंट पॉल चर्च होता है, जिसको कि ये पार्लियामेंट में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट टर्म यूज किया गया। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास लोग, ये एक ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के लिए। ठीक है, टू बी हेडेड बाय मोनार्क सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अब इन्होंने कहा कि जो कंट्री जो है वो मोनार्क ही हेड करेगा, ही होगा, मगर वो पार्लियामेंट की प्रिंसिपल के हिसाब से रूल करेगा कंट्री को। जब वो फ्रेडरिक विल्मन को ये प्रेजेंट करते हैं अपना पार्लियामेंट का, तो वो तो मना कर देता है, वो बोलता है कि मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। ओबियसली मोनार्क अपने इंडिपेंडेंट रूल करेगा, वो क्यों इनके हिसाब से चलेगा। So King of Prussia rejected it and joined the monarch to oppose the elected assembly. जो फ्रेडरिक विल्मन है, जो किंग ऑफ प्रशिया है, वो उसको अपोज कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, बोलता है मुझे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। और वो बाकी दूसरे अगल बगल नेबरिंग कंट्रीज के मोनार्क को ज्वाइन कर लेता है और उनको सप्रेस कर देता है। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. जैसे ही मिलिट्री स्ट्रांग हो गई और एरिस्टोक्रेसी स्ट्रांग हो गई, तो ये जितने पार्लियामेंट था ये पूरा वॉश आउट हो गया, इन सबों को इन्होंने हरा दिया। ठीक है, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द डिमांड। एक चीज हमको याद भी, और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे मिडिल क्लास लोग थे। ठीक है, बट मिडिल क्लास थे, उन्होंने जो स्पेशली जो पुअर वर्कर्स थे, जो आर्टिशियंस थे, उनके सबके डिमांड्स रिजेक्ट कर दी, resisted the demand of the workers and artisans and consequently lost their support. तो इन मिडिल क्लास लोगों को किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी अपनी कम्युनिटी को छोड़ के, ना मोनार्क का सपोर्ट था, ना वर्कर्स का सपोर्ट था, ना आर्टिशियंस का था। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड, जो है फेडरिक वेलमन ट्रूप्स को कॉल करता है, आर्मी को कॉल करता है, और असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, असेंबली को खत्म कर देता है। ठीक है, उनको कंट्री से अब जो भी करता होगा, मारा होगा, पीटा होगा या निकाल दिया होगा। The issue of extending political rights to women was a controversial. अब हम बात करते हैं वुमेन्स की। तो हो गया जर्मनी का, कैसे मिडिल क्लास लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठा होते हैं और फेडरिक विल्मन को अपना नोटिस देते हैं, वो मना कर देता है, दूसरे मोनार्क को ज्वाइन कर देता है और फिर इनको डिस्बैंड कर देता है, इनको निकाल देता है, खत्म कर देता है। अब बात करते हैं लेडीज। लेडीज की कंडीशन क्या थी यूरोप में? शुरू से हमने देखा है, क्लास 9th में भी देखा है, लेडीज हमेशा दे आर फाइटिंग फॉर देयर वोटिंग राइट्स। Women had formed their own political association, founded newspapers, and taken part in political meeting and demonstration. Despite they were denied the
वोटिंग राइट्स। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स निकाले, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। इतना कुछ होने के बाद भी वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दी गई। इवन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उनको कहा गया था कि आप जो है एज अ ऑब्जर्वर गैलरी में स्टैंड करोगे, यू विल नॉट टेक पार्ट। So when the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, women were admitted only as an observer to stand in the visitors gallery. So women को शुरू से ही इग्नोर किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है यूरोप में. Though conservative forces were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order. अब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, ठीक है, जो कंजर्वेटिव किंग्स थे, उन्होंने इस टाइम का 1848 का रिवोल्ट सप्रेस तो कर दिया, मगर उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि ये बहुत दिन चलेगा नहीं, हमको कुछ तो इनके डिमांड्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये फ्यूचर में दोबारा रिवोल्ट करेंगे. सो इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्क ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस. जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना शुरू किए अपनी कंट्रीज में, दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप. सो वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस 1815 में ऑलरेडी शुरू हो चुके थे. ठीक है, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया. कंट्री में केवल कोई भी स्लेव्स नहीं होगा, कोई भी बॉन्डेड लेबर का काम नहीं करेगा, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया. एंड इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस ऑन एंड इन रशिया द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोरो ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1861. सो हैब्सबर्ग रूलर ने जो ऑटोनॉमी मीन्स होता है इंडिपेंडेंस, हंगेरियंस को 1867 में और इंडिपेंडेंस दी और ऑटोनॉमी दी. यहाँ पे मैं इसको, ये जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है बोर्ड में, मैं एक बार वो दिखा दे रही हूँ so that you should know how to write your answer. अब एक क्वेश्चन आया है, explain any 5 effects of the revolution of the liberals in Europe in 1848. ठीक है, सो लिबरल्स, जो लिबरल्स थे जिन्होंने यूरोप में रिवोल्ट किया 1848 में, उसके क्या इफेक्ट हुए. सो क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट हुआ, पॉपुलैरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डिमांड की थी, तो ये उनको मिला. फ्रीडम ऑफ प्रेस की उन्होंने डिमांड की थी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आई वाज एम्फसाइजिंग कि ये टॉपिक्स हैं आंसर में. तो ऑटोक्रेटिक मोनार्क ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न इन 1815 वाला. तो अच्छा हो तो सेंटेंस कर देना वहां से. एबॉलिशन ऑफ सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर, इन्होंने सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया. ठीक है, सो ये 6 पॉइंट है, कोई भी 5 कर सकते हो. बेसिकली जो लिबरलिज्म है, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो है, यही क्वेश्चन आया. मैंने पिछले पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखे हैं, सिर्फ इकलौता यही क्वेश्चन है जो इसमें से आया हुआ है. ठीक है, अब ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 की क्वेश्चन में आ चुकी है. ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, सेंट पॉल चर्च में है. ठीक है, अब अगला हम टॉपिक शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. ये स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में पूछते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक्सप्लेन करने के लिए. अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो कैसे करेंगे. बिकॉज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं. जैसे ऑटो वन बिस्मार्क, हम सारे जानते हैं कि इन आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. Nationalist sentiments were often mobilized by conservative by promoting state power and achieving political dominance over Europe. This can be observed in the process by the German and Italy came to be unified as a nation state. So, as you have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state. हमने अभी देखा था 1848 में मिडिल क्लास जो जर्मन्स थे, उन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने के लिए नेशन स्टेट बनाने की एक कोशिश की. सक्सेस नहीं हो पाए, वो बात अलग है. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्क एंड द मिलिट्री. जो इनके लिबरल इनिशिएटिव थे, जो इनका इनिशिएटिव था, वो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्क ने उनको सप्रेस कर दिया. ठीक है, सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया. जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे प्रशिया के, लैंड ओनर्स को वर्ड में यूज किया गया है, जंकर्स, उनके हेल्प से, आर्मी के हेल्प से जो प्रशियन किंग थे उसने उसको सप्रेस कर दिया. ओके, अब जर्मनी को यूनाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑटो वन बिस्मार्क को. जो ऑटोमन बिस्मार्क था वो चीफ मिनिस्टर था. he was the it was its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy.
ऑपरेशन आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स के हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई करता है। स्पेशली इसको अगर हम देखते हैं, वो करीब 3 इंपॉर्टेंट वॉर लड़ता है एट अ स्ट्रेच ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल में वो 3 वॉर्स लड़ता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को डिफीट कर देता है और प्रशिया की विक्ट्री हो जाती है। कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। प्लीज याद रखना, 7 ईयर्स, 3 वॉर्स। In January 1871, the Prussian king William I proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. So 1871 में जो प्रशियन किंग है विलियम फर्स्ट, या उसको कैजर विलियम भी नाम से जानते हैं, वो जो सेरेमनी होती है हेल्ड एट वर्सीज, जो विंटर पैलेस था जिसमें सेरेमनी होती है और उसको किंग बनाते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया है। Who proclaimed as a king of United Germany? So Kaiser William I, and he was from Prussia. मैंने नीचे रेड कलर से हाईलाइट करके रखा है, बाई चांस अगर 1 मार्कर आता तो याद रखना। ठीक है, अब ये तो बात हो गई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। 2 तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं बोर्ड में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में पूछता है खाली, ठीक है, सो Prussian took over the leadership of the movement for national unification. Its chief minister Ottoman Bismarck was the architect. ठीक है, सो प्रशिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। उसका जो चीफ मिनिस्टर है ऑटोमन बिस्मार्क, वो शुरुआत करता है। वो 7 साल में 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स लड़ता है विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और उनको हरा देता है। In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held in Versailles. In 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representative of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Ottoman Bismarck. So, in 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representative of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Ottoman Bismarck, gathered in the Hall of Mirror in the place of Versailles. So, basically, इसमें 4 points हैं। कोई भी हम 3, अगर शुरुआत के फर्स्ट 3 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, और चाहो तो और लिख सकते हो कि इन द जो विंटर पैलेस है, पैलेस ऑफ वर्सील्स में सारे इसके मिनिस्टर सब लोग इकट्ठा होते हैं, और कैजर विलियम जो है वो ओथ लेता है एज अ किंग ऑफ जर्मनी। ओके, एक तो ये अगर सिर्फ ऑटोमन बिस्मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन एक जनरल 5 मार्कर क्वेश्चन आता है। ये बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा ऑटोमन बिस्मार्क का तो ये 3 मार्कर आएगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्कर का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो कैसे लिखना है? So after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting states' power and achieving political domination over Europe. तो लोगों की जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो उसको मोबिलाइज करते थे, उनको कहते थे कि हमारे पे कंट्री में एक स्टेट पावर होना चाहिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाहिए। नेशनलिस्ट फीलिंग वाज वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन इन 19th सेंचुरी। सो मिडिल क्लास जर्मन जो थे उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग थी कि कंट्री को यूनाइट होना चाहिए। सो इन 1848 दे ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। 1848 में वो कोशिश करते हैं, जिसमें वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्क एंड द मिलिट्री। Prussia took on the leadership of Ottoman Bismarck, who became the architect of this process. 3 wars over the 7 years. वो लड़ाई करता है और वो जीतता है। एंड इन जनवरी 1871 प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। जो प्रशियन किंग है वो फर्स्ट जर्मन एम्परर बनता है। ना यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टोटली बेसिकली 8 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो शुरुआत के जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर इफ यू फील कि मेरे लिए बहुत ज्यादा है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हम 3rd पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं। नेशनल फीलिंग वाज वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन इन द 19th सेंचुरी, और यहाँ से शुरू करते हुए 1871 में प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। यहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, यू शुड नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज, मैं इसको निकाल दे रही हूँ। ठीक है, सो ये हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में नहीं था, इस साल हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ठीक है,
अब हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का पहले मैं जरा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं लेके आऊंगी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बेसिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली 3 मार्कर ही आया है अभी तक, मैंने जितने भी पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स देखे हैं। मगर अगर ये आता है 5 मार्कर तो कैसे लिखना है मैं वो भी बता दे रही हूँ, ठीक है। सो पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ इटली। जैसे मैंने ये इटली का एक छोटा सा मैप बनाया है, तो इटली के जो नॉर्दर्न पार्ट में थे वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, मिडिल में पोप था और साउथ में बर्बन किंग ऑफ स्पेन जो था वो रूल करता था। खाली एक छोटा सा सर्डिनिया पिडमोम आइलैंड जैसा एरिया था जिसमें कि किंग विक्टर इमानुअल रूल करता था। तो ये फर्स्ट पैसेज वही बात करता है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली was divided into 7 states, of which only a Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. North was under Austrian Habsburg, the center was ruled by Pope, and southern region was under the domination of Bourbon King of Spain. ठीक है, सो नॉर्थ में हाब्सबर्ग, सेंटर में पोप एंड साउथ में बर्बन किंग ऑफ स्पेन जो था वो रूल करता था। और खाली सर्डिनिया पीडमोंट था जिसपे कि इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। यूनिफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा है, गुजिपी मैज़िनी कोशिश करता है 1831 एंड 48 में और वो फेल हो जाता है। ठीक है, वो यूनिफाई नहीं कर पाता है इटली को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किंग विक्टर इमानुअल की कि वो इटली को यूनिफाई करे। ठीक है, सो किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अंडर द किंग विक्टर इमानुअल, ही हैज टू यूनिफाई इटली। यूनिफाई इटली होने का फायदा क्या है? चाहो तो उसको लिख सकते हो आंसर में, चाहो तो छोड़ भी सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, इटली कुछ और बाकी कंट्रीज को कंट्रोल कर सकती है और इकोनॉमिक फायदा भी होगा। बेसिकली इटली को यूनिफिकेशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों को जाता है, चीफ मिनिस्टर केवोर एंड गुजिपी गैरिबाल्डी को। Okay, so the chief minister Cavour है, he was Italian but he can speak French very well. So यहाँ से कर सकते हैं, who led the movement to unify the region of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. Like many other wealthy educated member of the Italian elite, he spoke French much better than did Italian. ठीक है, बाकी इटालियंस के कंपैरिजन में ये फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल सकता था। तो वो फ्रेंच के कोऑर्डिनेशन से जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज ऑस्ट्रियन फोर्सेस को निकाल देता है 1859 में और उनको हरा देता है। सो ये है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को, इनको ये डिफीट कर देता है और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली को कैप्चर कर लेता है। पोप उनका ऑलरेडी वेटिकन सिटी आज भी है तो पोप उनका ऑलरेडी पार्ट में होता है। अब बचती है रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ की। तो साउथ को यूनिफाई करने का काम गुजिपी गैरिबाल्डी करता है। इन 1860 he marched into the southern Italy and the kingdom of Two Sicily and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive about with the Spanish ruler. जो स्पेनिश रूलर होता है बर्बन किंग ऑफ स्पेन को, ये लोगों के संग और वहां से टू किंगडम ऑफ सिसिली के संग मूव करता है साउथ में। जैसे ही स्पेनिश किंग बहुत सारे लोगों को देखता है वो कंट्री छोड़ के भाग जाता है, इटली छोड़ देता है। ठीक है, और इस तरह से गुजिपी गैरिबाल्डी बड़े आराम से सदर्न इटली को कैप्चर कर लेता है। और 1861 में किंग विक्टर इमानुअल प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। सो यूनाइटेड इटली का जो किंग विक्टर इमानुअल है वो किंग बन जाता है। ठीक है, लोग इलिटरेट थे, लोगों को पता ही नहीं था कि वो जिस इटली के लिए फाइट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, वो क्या है। उनको लगता था ला इटालिया जो है विक्टर इमानुअल की वाइफ है, उसको फ्री करने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आया है इस एग्जाम में, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज प्ले रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, तो उस टाइम कंडीशन में क्या करोगे? गुजिपी मैजनी का लिखोगे 1831 एंड 48 ही फेल्ड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन किंग विक्टर इमानुअल। फिर चीफ मिनिस्टर केवोर के बारे में लिखोगे और गुजिपी गैरिबाल्डी के बारे में लिखोगे और लास्ट पॉइंट लिखोगे 1861 में किंग विक्टर इमानुअल टू प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इस तरह से 5 मार्कर आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ये 3 मार्कर क्वेश्चन 2023 में आया था। एनालाइज द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर केवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनाइट द रीजन ऑफ इटली। सो जो चीफ मिनिस्टर केवोर था उसने इटली को कैसे यूनाइट किया? मैंने अभी बताया ही वॉज इटालियन बट ही कैन स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। सो इन्होंने बेसिकली बुक की लैंग्वेज उठा के हमें लिख दी है, चीफ मिनिस्टर केवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। Like many wealthy and educated member of the Italian elite, he spoke French much better. For tactful diplomatic alliances with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces. So Sardinia Piedmont है, Sardinia Piedmont means ये forces हैं,
successful in defeating the Austrian forces and he able to capture in 1859. ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू राइट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रेंज केसेस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ये 2-3 साल से नहीं आया है, हो सकता है आ जाएगा। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है नहीं आएगा नहीं आएगा, बट ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट। के ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ द ब्रिटिश नेशन स्टेट वाज फॉर्म्ड। सो पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर हम पॉइंट्स पे आएंगे हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट वाज देयर। द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। In Britain, the formation of a nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution, it was the result of a long drawn out process. ठीक है, जो नेशन स्टेट ब्रिटेन बना वो अचानक नहीं हुआ, वो काफी एक लंबा प्रोसेस था, लोगों ने लड़ाइयाँ की, उसके बाद एक नेशन स्टेट बना। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वर एथनिक वंस। जो इस एरिया में लोग रहते थे वो उनके एथनिक, जैसे जो लैंग्वेज बोलते थे उसके हिसाब से उनको, जैसे स्कॉटलैंड में जो स्कॉटिश हैं उनको स्कॉटिश बोलते थे, जो आयरलैंड में रहते थे उनको आयरिश बोलते थे। ठीक है, सो वहाँ जो एथनिक लोग थे उसी के हिसाब से वो जाने आते थे। All of these ethnic groups had their own culture and political tradition. ये जितने भी ethnic groups थे, इनके अपने culture थे, इनके अपने political traditions थे. But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the nation. जैसे जैसे इंग्लिश नेशन वेल्दी होने लगा, स्ट्रांग होने लगा, वो इन नेशंस पे कंट्रोल करना शुरू किया। अब ये बात करते हैं इंग्लिश पार्लियामेंट की, विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्क इन 1688। ठीक है, तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो मोनार्क से पावर ले लेता है 1688 में, एंड was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. So nation state बनता है इंग्लैंड, जिसमें कि सेंटर जो था उसका इंग्लैंड था, कैपिटल। एक्ट ऑफ यूनियन, अब वो स्कॉटलैंड को कैसे कैप्चर करते हैं। ठीक है, सो इन 1707 में वो एक एक्ट ऑफ यूनियन एग्रीमेंट साइन करते हैं स्कॉटलैंड में, जिससे कि वो स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लेते हैं। उसको यूनाइटेड किंगडम में, उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट हो जाता है। That England was able to impose its influence on Scotland. अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसमें सारे के सारे इंग्लिश मेंबर थे, हार्डली कोई स्कॉटलैंड का था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. जैसे जैसे ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते गए, उन्होंने स्कॉटलैंड की आइडेंटिटीज, उनकी लोकल लैंग्वेज, जिस बोलते हैं इसमें गेलिक लैंग्वेज यूज किया हुआ है वर्ड, गेलिक लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज, सब उन्होंने सप्रेस कर दी। उनके इवन जो नेशनल ड्रेस थी, जो उसकी स्कर्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्राइप्ड स्कर्ट्स होती हैं, वो भी मना कर दिया। मतलब उनकी पूरी तरह से स्कॉटिश को सप्रेस कर दिया। रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटलैंड छोड़ के चले गए। आज के डेट में मैक्सिमम जो स्कॉटिश है वो अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। सो द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सफुली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। मतलब उनको अपनी कंट्री से निकाल ही दिया। ठीक है, सो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ये साइन होती है ट्रीटी 1707 में, जिसमें कि ये स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लेते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड को कैसे कैप्चर करते हैं। सो आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, सेम कंडीशन वो आयरलैंड पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, आयरलैंड जो कंट्री था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड था। ठीक है, सो इंग्लिश क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि वो प्रोटेस्टेंट को हेल्प करते हैं, जिससे कि वो जो कैथोलिक्स हैं उनको हरा देते हैं। सो सेम चीज लिखिए, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री। कैथोलिक्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। जो कैथोलिक रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो सप्रेस कर देते हैं। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वुल्फ टॉन एंड हिज United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. So forcibly, जबरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला देते हैं 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन फॉर्म होता है। ठीक है, जिनका जो फ्लैग होता है वह यूनियन जैक होता है, नेशनल एंथम होता है गॉड सेव अवर नोबल किंग, और जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो कॉमन लैंग्वेज होती है, जबरदस्ती सब पे होता है कि नेशनल लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इंग्लिश। अब ये तो हमारा हो गया टॉपिक। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है। काफी 3-4 सालों से आ नहीं रखा है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड आ जाएगा।
डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट। ब्रिटिश नेशन स्टेट कैसे बना था? The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic one, English, Welsh and Scottish। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी यहाँ की लोगों की जो यहाँ पे रहते थे वो उनकी एथनिक थी, मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं जो भाषा बोलते हैं उसी के हिसाब से मेरी आइडेंटिटी है। सो ब्रिटिश थी, आइजल्स थी और स्कॉटिश थे। All of these ethnic group had their own culture and political tradition। इन सबके अपने culture थे, अपने political tradition थे, but as English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the nation of the islands। जैसे जैसे इंग्लिश नेशन बड़ा हो स्ट्रांग होता गया, इन्होंने आइलैंड्स को कैप्चर करना शुरू किया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्क इन 1688 at the end of protectorate conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to forge। The Act of Union between England and Scotland had resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain, or the British Parliament was henceforth dominated by English members। यहाँ पे उन्होंने और भी इसमें पॉइंट्स हैं, मैंने ब्रिटिश मेंबर्स इसमें ये वाले पॉइंट भी जरूर, ये है ये वाला जो है अ, ये वाला भी जरूर इसको ऐड करना कि ये इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं बल्कि यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। ये फिफ्थ पॉइंट है। आयरलैंड का उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आयरलैंड का यहाँ पे लिख सकते हो। आयरलैंड ऑल्सो मेट विद अ सिमिलर फेट। सिक्स्थ पॉइंट है met with a similar fate। ठीक है, and you can write down in which year they have captured Ireland। So uh, we can write down in 1801 1801। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देना मैंने, क्योंकि मार्किंग स्कीम से आंसर्स उठाए हैं, शायद वहां पे उन्होंने आयरलैंड के बारे में नहीं लिखा है, बहुत जरूरी है आयरलैंड के बारे में भी, बिकॉज हम जब ब्रिटेन बनाएंगे तो हम आयरलैंड ऐड करेंगे, आयरलैंड हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, coming to the next is visualizing the nation। how you going to visualize a nation? So basically most of the country when we visualize a nation, we visualize a nation with a female allegory या female figure। ठीक है, अब ये हम देख सकते हैं, the female figure become an allegory of the nation। During the French Revolution, artists used female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic। लिबर्टी आर द रेड कैप। जब फ्रांस में उन्होंने रेवोल्यूशन किया तो उन्होंने लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक फीमेल एलिगेरी को यूज किया। लिबर्टी के लिए उन्होंने रेड कैप एंड ब्रोकन चेन यूज किया। जस्टिस के लिए उन्होंने बेसिकली वेइंग स्केल यूज किया। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation। In France, she was Christine Mariana। ठीक है, फ्रांस में वो क्रिस्टीन मैरियाना थी। ये जो स्टैम्प है ये कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्रिस्टीन मैरियाना है, और जर्मनी में जर्मेनिया थी। ठीक है, इसने जो ये ओक क्राउन ऑफ ओक लीव जो पहना है, ओक लीव रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। सो इसने शी इज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ अ ओक लीव। ये फॉलन जर्मेनिया है एंड जर्मेनिया गार्डिंग अ राइन। सो मैं क्या करती हूँ बेसिकली यहाँ पे एक हम जो मतलब बहुत पहले 2017 में एक ये क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द फीमेल फिगर्स एज अ एलिगरी ऑफ अ नेशन। आर्टिस्ट फाउंड अ वे आउट टू रिप्रेजेंट अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन। सो आर्टिस्ट ने कोशिश किया कि जो हम कंट्रीज को है वो एक फॉर्म ऑफ अ पर्सन का रूप देंगे। ठीक है, सो देन नेशंस वर, देन उन्होंने क्या किया, देन नेशंस वर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। सो उन्होंने अपने अपने सारे लोगों ने अपने कंट्री को एक फीमेल फिगर की तरह नेशन को पोर्ट्रेट किया। इफ यू रिमेम्बर हमने इंडिया का भी जो नेशनल मूवमेंट था वो भारत माता एक फीमेल फिगर ही इमेज की। द फीमेल फिगर वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन, डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। अब तुम अगर ये फीमेल फिगर्स देखोगे तो ये बेसिकली कोई वुमेन नहीं है रियल लाइफ में।
ठीक है. It gave the abstract idea of the nation a concrete form. Thus the female figure become an allegory of a nation. ठीक है. So basically आप कंट्री को एक शेप देते हो. अगर कोई फीमेल फिगर डिसाइड करते हो तो आप कंट्री को एक शेप देते हो. सो फीमेल फिगर को हमने जो बेसिकली नेशन का रिप्रेजेंटेशन दिया है. ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फॉर्मल एलिगरी टू पोर्ट्रेट आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक ऑल्सो. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने फीमेल फिगर यूज किया है जस्टिस, रिपब्लिक और लिबर्टी के लिए. ठीक है. फिर चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो कि फ्रांस की जो थी वो मैरियाना थी और जर्मेनिया थी वो जर्मनी की थी. इफ यू वांट यू कैन ऐड दीज पॉइंट्स आल्सो. जरूरी नहीं है कि हम मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलें, हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम अपने से भी ऐड कर सकते हैं. And examiner will consider these points also. Now coming to the next is nationalism and imperialism. Nationalism means होता है love for your nation. Imperialism means होता है extending your boundary lines or you capturing other countries and converting them into your colony. ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है बिकॉज यू नो बोर्ड्स में सेट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आते हैं. तो ये क्वेश्चन एक्सप्लोसिव कंडीशन ऑफ बाल्कन इन 1871 डिस्कस क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. मैंने इसको ऑलरेडी बगल में पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं. सो आई थॉट आई डोंट वांट टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू पीपल. सो इसमें फटाफट मैं डिस्कस कर रही हूँ. यही पॉइंट्स लर्न करना जो बगल में मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं. बुक के चक्कर में मत पढ़ना क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. और ये मैंने मार्किंग स्कीम से पॉइंट्स उठाए हैं. ठीक है. सेम पॉइंट्स है, बुक पे ही एक्सप्लेनेशन है, उसको खाली पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है. So the Balkan was a region of a geographical ethnic variation comprising modern day Romania, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, so Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs. तो ये जगह के नाम है, यहाँ पे ये दे रखे हुए हैं जिनके इनहैबिटेंट थे वो स्लैब्स के नाम से जाने जाते थे. अब एक काम करना कि बहुत सारे ये जगह के नाम है, कोशिश करना इनको एब्रिविएशन बना के याद करने की, और नहीं भी होगा तो जितने याद होंगे यू कैन राइट. A large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire. तो बाल्कन का जो मैक्सिमम रीजन था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था. जो ऑटोमन एम्पायर उस टाइम का था वो आज का प्रेजेंट का टर्की है. The spread of idea of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. ठीक है. तो ये रोमांटिसिज्म की आइडिया की वजह से सारे कंट्रीज अपने फ्रीडम होने के लिए लड़ रहे थे. सो रिजल्ट हुआ कि सेम कंडीशन ऑटोमन एम्पायर में भी होगी, और रिजल्ट हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर था बहुत ही एक्सप्लोसिव हो गया, मतलब आपस में लोग लड़ने लगे. One by one, its European subjects nationalities broke away from its control and declared independence. धीरे धीरे इसके जितने भी कंट्रीज थे उनसे अलग होने लगे और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया. The Balkan people based their claim for independence or political rights on the nationality and used history to prove they had once been independent. ठीक है. जो बाल्कन के लोग थे वो एग्जाम्पल देने लगे कि कभी ऐसा टाइम था कि हम इंडिपेंडेंट थे, मगर आज हम बाल्कन ऑटोमन एम्पायर के अंडर में हैं. Hence, the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle and attempt to win back their lost independence. तो रिजल्ट हुआ है कि जो बाल्कन में लोग थे उन्होंने सोचा कि चलो हम लड़ाई करते हैं और अपनी वापस इंडिपेंडेंस, खोई हुई इंडिपेंडेंस को वापस लेके आते हैं. As the different Slavic nationalists struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. जैसे जैसे ये कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने लगे तो ये एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो, सब एक दूसरे में से लड़ने लगे. चलो लड़ते हो फिर भी ठीक है, पर ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट होने से पहले मैं दूसरे के भी एम्पायर का कुछ रीजन अपने में लेके जाऊं. ठीक है. तो बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर and hope to gain more territory at the expense of the others. Matters were further complicated because the Balkan also became the scene of big power rivalry. अब ये और ज्यादा complicated हो गया बाल्कन रीजन बिकॉज ऑफ बिग पावर्स थे इस टाइम में. रशिया थे, जर्मनी थे, इंग्लैंड थे, ऑस्ट्रो हंगरी थे. इन्होंने भी इनकी प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. इनके अपने मोटिव्स थे. रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड का ये था कि अगर हम इनको हेल्प करते हैं तो ये कल हमारी कॉलोनीज बन जाएंगे और हम इनसे ट्रेड कर पाएंगे. सो इनके अपने अपने मोटिव थे. During this period, there was an intense rivalry among the European power over the trade and colonies, as well as naval and military might. So there was an intense conflict. कभी navals के लिए, कभी power के लिए. Each power, Russia, Germany, England, Austria, Hungary, was keen on countering the hold of power over the Balkan and extending its own control over the area.
चाहते थे कि इन कंट्रीज को हम कंट्रोल में कर लें, ठीक है, जैसे कि हम इनसे ट्रेड कर पाए, its own control. This lead to a series of war in the region and ultimately the first world war took place in this area, ठीक है। और इसकी वजह से बाल्कन क्राइसिस की वजह से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ है, ये है ये भी पिक्चर बेस्ड आ सकता है, मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। चैप्टर फिनिश हो गया है। मैं एक बार फिर से पीछे लेके जा रही हूँ, कुछ मैंने न्यू एडिशन किया है जो फर्स्ट वीडियो में मैंने नहीं किया था, तो आई एम थिंकिंग ऑफ डिस्कसिंग विद यू, ठीक है। और ये जिससे कि तुम्हारा थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाए, मतलब मैंने जो ये इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, मे बी आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो आई विल ऐड दिस पीडीएफ सो दैट यू कैन एटलीस्ट रेफर टू दोज थिंग्स, जिससे तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए। चैप्टर की तो आई एम गिविंग यू गारंटी, सेकेंड चैप्टर ऑल्सो आई हैव prepared and I'm sure you will do well. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली यू कैन राइट योर आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आया था कि वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल, मैंने उस टाइम में पढ़ाते वक्त बुक में मार्क कर दिया था, बोला था कि तुम लोग अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे मैंने ये आंसर शेयर कर दिया है बोर्ड का, ठीक है, जो कि मैंने पहले शेयर नहीं किया था, अब मैंने ऐड ऑन कर दिया है। The idea of La Patrie Licitione emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new flag, tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. The Eastern State General were elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. इसमें करीब देखोगे 7 points हैं, so, कोई भी 5 points learn कर लेना हो जाएगा। New hymns were composed, centralized administrative system was put in place. Internal custom duties and dues were abolished. Regional dialects were discouraged, ठीक है। सो इसको देख लेना एक बार, ये एडिशन है, ये मैंने अभी एडिशन किए हैं जिससे कि तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक अगेन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आ रखा था जो मैंने कि पास्ट पेपर्स में 10 years पेपर्स में देखा, एंड आई थॉट आई शुड डिस्कस विद यू नाउ। हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएट अ मोर effect who rational effective system elucidate the suitable example also, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही ट्रिकी है, अब हमको समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें आंसर लिखेंगे क्या। हाउ वुड यू इवैल्यूएट नेपोलियन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएट अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम, ठीक है। जो नेपोलियन ने जो सिस्टम शुरू किया था वो रैशनल था, एफिशिएंट था, एलुसिडेटेड विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको अपना आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल देके शुरू करना। तो जब आंसर लिखेंगे ना तो हम सिविल कोड लिखना शुरू करेंगे, फॉलोड बाय रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। अब वो नेपोलियनिक कोड वाज फॉलोड, मैंने पहले भी बताया था पढ़ाते वक्त, नेपोलियन जो कोड था वो लोगों को बढ़ाया था कि जहां जहां फ्रेंच कंट्रोल है वहां पे ये कोड इम्प्लीमेंट होगा। न्यू बिजनेसमैन, आर्टिसन, पीजेंट्स एंड वर्कर्स एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम। The territories under French control, such as Italy, Germany, Switzerland, Dutch, where peasants were freed from the manorial dues, peasants were freed from serfdom, feudal systems was abolished, administrative divisions were simplified. Guild restrictions were, so basically क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि अगर नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो हमको नेपोलियनिक कोड एक्सप्लेन करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन शेयर कर दिया है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैंने पहले बताया था कि नेपोलियनिक कोड आ सकता है, ठीक है, सिविल कोड आ सकता है, और उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का यही आंसर है। अगला में आता है एक ये क्वेश्चन भी आया है जो मैंने देखा था, इससे नेपोलियन से काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं और हो सकता है इस बार आ जाए। नेपोलियन had destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तो उसने जो अब ये बोल रहा है डेमोक्रेसी को उसने खत्म कर दिया था फ्रांस में, मगर एडमिनिस्ट्रेशन में उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे। तो बेसिकली जो सिविल कोड है यहाँ पे फिर से इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो आंसर जो है वो सिविल कोड का आएगा। मैंने इसलिए शेयर कर दिया है कि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो वाइल गोइंग थ्रू इट, और यू कैन मार्क इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन राइट डाउन इन योर बुक ऑल्सो। जिससे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो ट्विस्टेड, बेसिकली हमको नेपोलियन कोड के बारे में ही आंसर लिखना है।
ठीक है। और दो चार चीजें मैंने और ऐड की हैं, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारे लिए और अच्छा हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आया है, what did liberal nationalism stands for? So liberal nationalism is a Latin word meaning free होता है, ठीक है। Explain any four idea of liberal nationalism during the end of 19th century. So the liberal nationalism, the term liberal national derived from the Latin root liber meaning free for the new middle classes, ठीक है। अब idea of liberal nationalism है ये, the idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied with the idea of liberalism. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege. फ्रेंच रेवोल्यूशन का में लिबरलिज्म का मतलब ये था कि जो ऑटोक्रेटिक रूल है वो खत्म होगा और लोगों को प्रिविलेजेस मिलेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट्स जो मैं वहां पर जगह नहीं थी, मैं लिख नहीं पा रही थी, मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। In the economic sphere, liberalism stood for freedom of market. It also stood for constitutional and representative government through parliament. It also stressed the inviolability of private property. Politically, it emphasized the concept of government by consent. ठीक है, इसका ये कहना था कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो हमारे कंसेंट से होगी। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि सबको यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सली वोटिंग राइट मिल रहा है। ठीक है, सो इकोनॉमिक यहाँ पे ये फ्रीडम का मतलब यहाँ पे भी है, मैंने ऐड किया है। दो पॉइंट यहाँ पे डाले हैं, बाकी ये पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं बिकॉज देयर वाज नो स्पेस, सो आई वाज नॉट एबल टू ऐड। अब ये वियना कॉन्फ्रेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सोचा था एक आंसर डाल दूं तुम्हारे लिए जिससे इजी हो जाएगा, बाय चांस अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है वियना कॉन्फ्रेंस वाला। ठीक है, एक्सप्लेन द एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। सो मैंने यहाँ करीब 9 पॉइंट्स शेयर किए हैं जो कि बोर्ड की मार्किंग स्कीम में थे। Treaty of Vienna was drawn up with the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. So जिसने जो भी changes किए उसको undo करना था। The Bourbon dynasty, which has been deposed during the French Revolution, was restored. A series of states were set up on the boundary of France to prevent French expansion. ये मैं बता चुकी हूँ। Kingdom of the Netherlands, which include Belgium, was set up in the north, and Geneva was added to the Piedmont in the south. Prussia was given more new territories on its western front. Basically, same point है, सेम आंसर है, बस उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सो दैट इजी फॉर यू टू लर्न, बिकॉज समझना अलग चीज है, उसको कॉपी में आंसर्स लिखना इज अ डिफरेंट थिंग। Russia was given part of Poland, with Prussia was given a port of Saxony. German Confederation on 39 states had been set up by the Napoleon was left untouched, and the main intention was to restore the monarchs that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. ठीक है, तो सेम चीज जो मैं बता चुकी हूँ उसको मैंने यहाँ पे खाली एड ऑन कर दिए हैं। जुलाई रेवोल्यूशन हम कर चुके हैं, ठीक है, और रोमांटिसिज्म से मैंने आज ये चैप्टर शुरू किया था। सो होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। ये सारे जितने मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं इनको एक बार कर लेना, यही क्वेश्चन घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। If you like my video, then I can think of putting other videos also related with other subjects also. फिर मैं सोचूंगी पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स की भी सोचूंगी डालने के लिए। So please like and subscribe, then I can think of putting other videos also.